नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के जो चालुक्य वंश की श्रृंखला चल रही है उसमें कल्याणी के चालुक्यों पर मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिम चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय था, परंतु तेलप द्वितीय के वंश और पूर्वजों के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार तेलप बादामी के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय के चाचा का वंशज था, किंतु डॉक्टर R.C. भंडारकर के अनुसार कल्याणी के चालुक्य चालुक्यों की किसी अन्य शाखा से संबंधित थे, जिसका अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि कल्याणी के चालुक्यों ने अपने को कहीं भी बादामी के चालुक्यों की भांति हर रीति का वंशज और मानवीय गोत्र का नहीं बताया है। तेलप द्वितीय, इस राजवंश की स्थापना का श्रेय तेलप द्वितीय को है। अभिलेखों के अनुसार शासक बनने के पूर्व वह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के अधीन बीजापुर में तर्दवाड़ी का सामंत था। परमार सेनाओं द्वारा राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण के समय उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय पर आक्रमण कर उसे मार डाला था और राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसने अपने विरोधी राष्ट्रकूट सामंतों पांचाल देव और रणस्थंभ का भी दमन किया और दक्षिण में नर्मदा और तुंगभद्रा के बीच शक्तिशाली चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। इसके बाद उसने चोल नरेश उत्तम चोल को परास्त किया। दक्षिण कोंकण के शिलाहार वंश के शासक अवसर तृतीय को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। तेलप ने लाटों और गुर्जरों को भी परास्त किया था। इस समय मालवा में परमार वंश का शासक मुंज अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। तेलप ने मुंज को परास्त करने के लिए उस पर 6 बार आक्रमण किए, परंतु वह हर बार मुंज से परास्त हुआ। अंत में मुंज ने तेलप के राज्य पर आक्रमण किया, किंतु मुंज इस बार तेलप से परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। तेलप ने मुंज की हत्या कर दी। तेलप द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सत्याश्रय शासक बना। वह भी अपने पिता की भांति वीर और साम्राज्यवादी शासक था। सत्याश्रय ने शिलाहार वंश के शासक अपराजित को परास्त कर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। इसके बाद उसने गुर्जर नरेश चोमुंड राज को परास्त किया। मालवा के परमार वंश के शासक सिंधुराज ने तेलप द्वारा मुंज की हत्या का बदला लेने के लिए सत्याश्रय पर आक्रमण किया और अपने पुराने प्रदेश उसने वापस जीत लिए थे। सत्याश्रय का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष जो हुआ है वो चोलों के साथ हुआ है। इस समय चोल नरेश राज महान था, जो अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसने वेंगी के चालुक्यों को अपने प्रभाव में ले लिया था। सत्याश्रय के लिए यह असहनीय था, अतः उसने 1006 में वेंगी पर आक्रमण कर दिया था। राज महान वेंगी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था, अतः उसने अपने पुत्र राजेंद्र को सत्याश्रय के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। राजेंद्र ने सत्याश्रय के संपूर्ण राज्य को पदाक्रांत कर दिया और उसकी राजधानी मान्यखेट को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ऐसी स्थिति में सत्याश्रय को वेंगी से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी, किंतु सत्याश्रय ने हिम्मत नहीं हारी और भयंकर युद्ध में राज महान को परास्त किया और तुंगभद्रा तक के प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया। सत्याश्रय की मृत्यु के बाद उसका भतीजा विक्रमादित्य पंचम उसका उत्तराधिकारी बना। एक अभिलेख के अनुसार इसने दक्षिण कौशल के शासक भीमरथ महाभाव गुप्त द्वितीय पर विजय प्राप्त की थी। विक्रमादित्य पंचम के बाद उसके छोटे भाई अय्यण द्वितीय ने 1 वर्ष शासन किया। उसके बाद 1015 में उसका छोटा भाई जय सिंह द्वितीय चालुक्य नरेश बना। जय सिंह को जो गद्दी पर बैठा उसे अनेक शत्रुओं का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो उसे मालवा के परमार वंश के शासक भोज ने अपने पूर्वजों की पराजयों का बदला लेने के लिए चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया और लाट और उत्तरी कोंकण पर अपना अधिकार स्थापित किया, किंतु जय सिंह ने 1024 में परमार नरेश भोज को परास्त किया और इन प्रदेशों पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जय सिंह का चोल शासक राजेंद्र से भी संघर्ष हुआ। जय सिंह वेंगी के चालुक्य वंश से चोलों का प्रभाव समाप्त करने के लिए अपने प्रतिनिधि विजयादित्य सप्तम को वेंगी का शासक बनाना चाहते थे। दूसरी ओर राजेंद्र चोल दूसरे राजकुमार राज को वेंगी की गद्दी पर बैठाना चाहता था।
इस प्रकार वेंगी के राज्याधिकार के मामले में दोनों पक्षों में युद्ध अनिवार्य हो गया। जयसिंह ने चोल राज्य पर आक्रमण किया और वेलारी और गंगवाड़ी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। दूसरी ओर जयसिंह के प्रतिनिधि विजयादित्य सप्तम ने वेंगी पर आक्रमण किया और विजयवाड़ा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किंतु जयसिंह की यह सत्यता क्षणिक ही सिद्ध हुई, क्योंकि राजेंद्र चोल ने मास्की के युद्ध में जयसिंह को परास्त किया और तुंगभद्रा नदी तक के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार वापस से कर लिया था। यही नहीं, वेंगी पर भी चोल सेना का अधिकार हो गया और विजयादित्य सप्तम को वहां से निष्कासित कर चोल समर्थक राजराज को वेंगी का शासक बनाया गया। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जयसिंह द्वितीय के अनेक सामंतों ने भी विद्रोह किए थे, किंतु जयसिंह ने अपने सेनापति कालीदास के सहयोग से उन सब का दमन कर अपने राज्य की रक्षा की थी। जयसिंह द्वितीय के बाद सोमेश्वर प्रथम जो है वो चालुक्य सम्राट बना। उसने 1043 से 1068 ईस्वी तक शासन किया। यह अपने शासन पर्यंत युद्धों में व्यस्त रहा था। सर्वप्रथम उसने मालवा नरेश राजा भोज पर आक्रमण कर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, परंतु कुछ समय बाद ही कलचुरी नरेश कर्ण और पूर्वी चालुक्य शासक भीम ने सम्मिलित रूप से मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। इस पर सोमेश्वर ने अपने पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ को यानी कि छठे को मालवा नरेश भोज की सहायता के लिए भेजा। विक्रमादित्य ने कर्ण और भीम को परास्त किया और भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह को मालवा का शासक बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने लाट और गुजरात पर भी आक्रमण किया और उनके शासकों को परास्त किया। इसके बाद उसने विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, कौशल और कलिंग पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सोमेश्वर ने चित्रकूट के शासक धारावर्ष को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। चोल और चालुक्यों का परंपरागत संघर्ष इसके काल में भी अनवरत चलता रहा। वेंगी के उत्तराधिकार का प्रश्न इस संघर्ष का केंद्र बिंदु था। वेंगी में उत्तराधिकार के लिए विजयादित्य सप्तम और राजराजा के मध्य संघर्ष चल रहा था। राजराज को वेंगी के शासन से हटाकर विजयादित्य को शासक बनाने के लिए सोमेश्वर ने अपनी सेना वेंगी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। दूसरी ओर चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने भी अपने पुत्र राजाधिराज को एक बड़ी सेना के साथ राजराज के पक्ष में भेजा था। युद्ध के दौरान राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई और राजाधिराज चोल शासक बना था। राजाधिराज ने युद्ध जारी रखा। सोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य को वेंगी से भगा दिया। इसके बाद राजाधिराज ने सोमेश्वर के राज्य पर आक्रमण किया और उसे अनेक युद्धों में परास्त करके उसके दुर्ग कंपिली के राजप्रसाद को नष्ट कर डाला। चोलों ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी पर भी अधिकार किया, परंतु चोलों की जो यह विजय थी अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि सोमेश्वर ने 1050 में चोलों को अपनी राजधानी से बाहर कर दिया, निकाल दिया और वेंगी के शासक राजराज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। इसके बाद उसने चोलों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया और वहां खूब लूटपाट की। चोल नरेश राजधिराज ने अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुत्र राजेंद्र द्वितीय के साथ पुनः सोमेश्वर पर आक्रमण किया। कोप्पन के प्रसिद्ध युद्ध में राजधिराज मारा गया, किंतु विजय श्री राजेंद्र द्वितीय के हाथ लगी। सोमेश्वर ने परास्त होने के बाद भी चोलों से युद्ध जारी रखा। इस समय वेंगी के शासक राजराज की मृत्यु हो चुकी थी, अतः सोमेश्वर ने अपने पक्षपाती विजयादित्य के पुत्र शक्तिवर्मन को वेंगी का शासक बनाया और उसकी रक्षा के लिए अपने सेनापति चोमुंडराय को वेंगी भेजा था। इस पर राजेंद्र द्वितीय ने वेंगी पर आक्रमण कर शक्तिवर्मन और चामुंडराय की हत्या कर दी और चालुक्यों से गंगवाड़ी प्रदेश छीन लिया था। 1063 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद वीर राजेंद्र चोल नरेश बना। उसने भी चालुक्यों से संघर्ष जारी रखा और तुंगभद्रा के किनारे पर चालुक्य सेना को बुरी तरह परास्त किया था। सोमेश्वर प्रथम ने अपने समकालीन अन्य राजवंशों से भी युद्ध किए। उस समय उत्तरी कोंकण में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। सोमेश्वर ने एक प्रत्याशी का समर्थन कर उसे वहां का शासक बनाया, किंतु उसकी यह सफलता भी क्षणिक सिद्ध हुई, क्योंकि कुछ समय बाद वहां के राजकुमार अनंतपाल ने कोंकण को चालुक्यों के प्रभाव से मुक्त करवाकर वहां के शासक की हत्या कर दी थी। विल्हण के अनुसार सोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि छठा जो है, उसने दक्षिण भारत में पांड्य, लंका और पूर्वी भारत में गौड़ और कामरूप पर भी आक्रमण किया था।
कुछ अभिलेखों में सोमेश्वर को वंग, मगध, कन्नौज, पांचाल, कुरु, खस और आमीर आदि राज्यों का विजेता बताया गया है, किंतु यह उल्लेख जो है अतिरंजित प्रतीत होते हैं। सोमेश्वर प्रथम के शासन की प्रमुख घटना राजधानी परिवर्तन है। अब तक उत्तराधिकार या उत्तरकालीन जो है पश्चिम चालुक्य शासकों की राजधानी मान्यखेट थी। सोमेश्वर ने इसके स्थान पर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और जीवन पर्यंत निरंतर युद्धों के कारण अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में सोमेश्वर बीमार रहने लगा था। 1068 में तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग्य द्वारा अपने उसने प्राण त्याग दिए थे। सोमेश्वर प्रथम जो है वो एक वीर, साहसी, महत्वाकांक्षी शासक था। उसने जीवन पर्यंत विभिन्न युद्धों में सफलता अर्जित की थी। उसकी गणना चालुक्य वंश के महान शासकों में की जाती है। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने आवहमल, त्रैलोक्यमल, वीर मातंड और राजनारायण की उपाधियां धारण की थी। सोमेश्वर प्रथम के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय चालुक्य नरेश बना, परंतु उसके छोटे भाई विक्रमादित्य छठा जो था उसने उसका विरोध किया था। विक्रमादित्य ने अपने पक्ष को सबल बनाने के लिए चोल नरेश वीर राजेंद्र की पुत्री से विवाह किया। इस पर वीर राजेंद्र ने अपने दामाद विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए सोमेश्वर द्वितीय पर आक्रमण किया और विक्रमादित्य को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि चालुक्य राज्य के उत्तरी भाग पर सोमेश्वर द्वितीय का और दक्षिण भारत में विक्रमादित्य षष्ठम का शासन स्थापित हो गया। किंतु थोड़े समय बाद ही स्थिति बदल गई। 1070 में चोल नरेश वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य में अधिराजेंद्र और राजेंद्र द्वितीय के मध्य गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। विक्रमादित्य के सहयोग से उसका साला अधिराजेंद्र चोल सिंहासन पर बैठा, किंतु कुछ महीनों बाद ही जनता ने विद्रोह करके उसकी हत्या कर दी। अब राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल नरेश बना। सोमेश्वर ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने भाई विक्रमादित्य की शक्ति को कमजोर करने के लिए चोल नरेश कुलोतुंग प्रथम से मित्रता कर ली। अब चोल नरेश कुलोतुंग प्रथम ने विक्रमादित्य षष्ठम पर आक्रमण किया और उसे गंगवाड़ी प्रदेश छीन लिया था, परंतु विक्रमादित्य ने इस युद्ध में सोमेश्वर द्वितीय को परास्त करके स्वयं को चालुक्य नरेश घोषित कर दिया था। विक्रमादित्य षष्ठम अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय को युद्ध में परास्त कर बंदी बनाकर चालुक्य शासक बना था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने त्रिभुवन मल की उपाधि धारण की थी और चालुक्य विक्रम संवत भी प्रचलित किया था। विक्रमादित्य के शासक बनने के कुछ समय बाद ही उसके भाई जय सिंह ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और उसे परास्त किया, किंतु विक्रमादित्य ने उस पर पुनः आक्रमण कर परास्त कर उसे बंदी बनाया और बाद में फिर उसे मुक्त भी कर दिया था। विक्रमादित्य को गंगवाड़ी के होयसल शासक विष्णुवर्धन से भी युद्ध करना पड़ा। इससे पूर्व वह चालुक्यों के अधीन था, किंतु विक्रमादित्य के शासनकाल में उसने पांड्यों और कदंबों की सहायता से चालुक्य राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया था, परंतु विक्रमादित्य ने शीघ्र ही उसे परास्त कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। अंत में विष्णुवर्धन ने चालुक्यों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद विक्रमादित्य ने विष्णुवर्धन के सहयोगी पांड्यों और कदंबों को भी परास्त किया था। इन शत्रुओं के दमन के बाद विक्रमादित्य ने चोल शासक कुलोतुंग पर आक्रमण किया और उससे वेंगी का प्रदेश छीनकर अपने सेनापति अनंतपाल को वहां का शासक बनाया था। कुछ अभिलेखों के अनुसार विक्रमादित्य ने उत्तरी कोंकण पर भी अधिकार कर पांड्य कामदेव को वहां का शासक नियुक्त किया था। 1100 ईस्वी में उसने यादवों ने भी विक्रमादित्य के विरुद्ध कहते हैं विद्रोह कर दिया, किंतु उसने इस विद्रोह का दमन कर यादवों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। कुछ अभिलेख बताते हैं कि विक्रमादित्य ने गुर्जर, विदर्भ, सिंधु, कश्मीर, आभीर तथा वंग आदि को जीता था, किंतु यह उल्लेख भी अतिशयोक्तिपूर्ण और संदिग्ध प्रतीत होते हैं। यह साहित्य अनुरागी शासक था। इसके साथ ही वह महान निर्माता भी था। उसने विक्रमपुर नामक एक नए नगर का निर्माण भी किया था। विक्रमादित्य षष्ठम के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर तृतीय चालुक्य नरेश बना। यह शांतिप्रिय शासक था, अतः उसने ये जब शांतिप्रिय शासक था तो ये संभावना सत्य प्रतीत होती है कि उसे अनेक पराजयों का सामना करना पड़ा था। उसके शासनकाल में होयसल नरेश विष्णुवर्धन, जो कि उसके पिता के काल में चालुक्यों के अधीन था, ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी। चालुक्य साम्राज्य के वनवासी प्रदेश पर अधिकार किया। इसी प्रकार चोल नरेश
कुलोत्तुंग प्रथम ने भी सोमेश्वर तृतीय से आंध्र प्रदेश का क्षेत्र छीन लिया, परंतु कुछ समय बाद उसने इस प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया था। यह विद्वान और विद्यानुरागी शासक था। उसने माल सोल्लास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। उसकी विद्वता के कारण उसे सर्वज्ञ भूप कहा जाता था। इसके पश्चात इसका पुत्र जगदेकमल द्वितीय चालुक्य सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल में कदम और होयसल आदि सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, परंतु जगदेकमल ने इनके दमन में सफलता प्राप्त की थी। इसने मालवा के परमार शासक जयवर्मन पर आक्रमण किया और उसके स्थान पर अपने प्रत्याशी वल्लाल को वहां का शासक नियुक्त किया। इसके बाद उसने गुर्जर नरेश कुमारपाल और चोल नरेश कुलोत्तुंग द्वितीय पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। इसके बाद इसका भाई तेल तृतीय चालुक्य सिंहासन पर बैठा। यह जो था वो अयोग्य और निर्बल शासक सिद्ध हुआ, अतः इसका शासनकाल जो है चालुक्य राज्य के पराभव का युग था। इसके समय में होयसल, काकतीय, कलचुरी और यादवों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे, जिससे चालुक्य राज्य जो था वो खंडित होने लगा था। सबसे पहले गंगवाड़ी के होयसल शासक विष्णुवर्धन ने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम की और वह नाम मात्र के लिए चालुक्य वंश के अधीन रहा। काकतीय सामंत प्रोल द्वितीय ने चालुक्य राज्य की अधीनता के प्रति विद्रोह कर दिया और तेल तृतीय ने उस पर आक्रमण किया, परंतु वह परास्त होकर प्रोल द्वारा बंदी बना लिया गया था। बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। प्रोल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुद्र ने तेल तृतीय की अधीनता से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तर्दवाड़ी के कलचुरी सामंत बिज्जल ने शक्तिशाली होकर तेल की संकटमय स्थिति का लाभ उठाकर उस पर आक्रमण किया और लगभग समस्त चालुक्य राज्य पर अधिकार किया। यद्यपि नाम मात्र के लिए वह तेल तृतीय के अधीन था, किंतु शासन की वास्तविक शक्ति बिज्जल के हाथों में ही केंद्रित थी। बिज्जल महत्वाकांक्षी और वीर था। उसने होयसल नरेश नरसिंह प्रथम और पांड्य नरेश विजय प्रथम को परास्त किया और चोलों, गंगों, चेरों, चेदियों और गुर्जरों आदि से उसने अनेक युद्ध किए थे। इसके पश्चात इसका पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ चालुक्य शासक बना। उसने बिज्जल के तीसरे पुत्र से कल्याणी का राज्य छीनकर अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। 1183 में आवहमल के छोटे भाई सिंघड़ ने सोमेश्वर चतुर्थ की अधीनता को स्वीकार किया, परंतु सोमेश्वर अपने पूर्वजों के साम्राज्य को पतन से नहीं बचा सका। 1189 ईस्वी में यादव सामंत झिल्लम ने सोमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करके उसके उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 1190 में एक अन्य सामंत होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय ने सोमेश्वर पर आक्रमण करके उसके अनेक प्रदेश छीन लिए थे। चालुक्य शासक की निर्बलता का लाभ उठाकर काकतीय शासक रुद्र ने भी उसके कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार नवीन शक्तियों के उदय से कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के राज्य का जो सूर्य था वो सदा के लिए अस्त हो गया था।